नमस्कार दोस्तों। एक बात नोट की आपने, नेहरू को कांग्रेसियों से ज्यादा बीजेपी वाले याद करते हैं। इतना तो मुसीबत में फंसने के बाद लोग भगवान को याद नहीं करते, चोट लगने के बाद बच्चे मां को याद नहीं करते। इतना तो लोग 400 रुपए के सिलेंडर, 60 रुपए के डॉलर और 50 रुपए के डीजल को याद नहीं करते, जितना बीजेपी वाले नेहरू को याद करते रहते हैं। और इस बार नेहरू को राजनाथ सिंह ने याद किया है, ताकि इस बहाने लोग राजनाथ सिंह को याद कर सकें। नहीं, सच में क्या किसी को याद भी है कि ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं? ओह सॉरी, मैं भी भूल गया, रक्षा मंत्री हैं। देश में आतंकी हमला हो, पाकिस्तान के साथ वॉर हो, ऑपरेशन सिंदूर या सीज फायर हो, राजनाथ सिंह को खबरों से गायब कर दिया जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा खबरों में आने के लिए क्या करूं। तब उन्हें नेहरू का आइडिया आया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि जब नेहरू का नाम लेकर लोग सरकार में आ सकते हैं तो मैं न्यूज में तो आ ही सकता हूं। इसलिए उन्होंने एक प्रोग्राम में बयान दिया कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। यह बयान सुनकर सब लोग हैरान, कांग्रेस हैरान, बीजेपी हैरान, देश हैरान, और सबसे ज्यादा बाबर हैरान। वो भी सोच रहा होगा कि अगर मस्जिद नेहरू बना रहे थे तो उसने 1529 में क्या बनाया था? बीजेपी कार्यालय। नहीं, आप ध्यान से समझो। राजनाथ सिंह के मुताबिक जो मस्जिद बाबर ने 1529 में बना दी थी, उसको पहले नेहरू बनाना चाहते थे। वो नेहरू जो खुद 1889 में पैदा हुए और 1947 में पीएम बने, यानी वो 425 साल पीछे जाकर बाबर से पहले मस्जिद बनाना चाहते थे। और इस बात पर बीजेपी सपोर्टर्स यकीन भी कर रहे हैं। अरे, जब नेहरू मरने के इतने साल बाद मोदी जी को रोज उल्लू बना सकता है, तो पैदा होने से इतने साल पहले मस्जिद क्यों नहीं बना सकता? राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि नेहरू तो ऐसा करने ही वाले थे, लेकिन सरदार पटेल ने मस्जिद बनाने से रोक दिया। जबकि सच्चाई यह है कि सरदार पटेल का निधन भी 1950 में हो चुका था और नेहरू 1964 तक देश के प्रधानमंत्री बने। तो कोई बीजेपी वालों से पूछ के बताए कि अगर पहले नेहरू को ऐसा करने से पटेल साहब ने रोक दिया था, तो उनके निधन के बाद 14 साल तक नेहरू को ऐसा करने से किसने रोका? जेपी नड्डा ने। आज के वीडियो में हम राजनाथ सिंह के इस झूठ को तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ऐसा क्या है जवाहरलाल नेहरू में कि बीजेपी उनकी मौत के 6 दशक बाद भी उनके बारे में जानबूझकर एक के बाद एक झूठ फैलाती रहती है। साथ ही बताएंगे कि कैसे नेहरू ही वो शख्स है आज भी जो बीजेपी को चुनाव हराने का मादा रखते हैं। ऐसा विश्लेषण आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा, इसलिए अपील है कि आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले बात रक्षा मंत्री के झूठ की ही कर लेते हैं। दरअसल बीजेपी ने कहा है कि राजनाथ सिंह ने जो बात कही है वो मनीबेन पटेल यानी सरदार पटेल की बेटी की किताब में लिखी हुई है। जबकि सच्चाई यह है कि नेहरू के जमाने के किसी भी सरकारी दस्तावेज, किसी मीटिंग की प्रोसीडिंग, किसी लेटर या चिट्ठी में इस बात का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और जिस किताब के एक छोटे से पैरा को आधार बनाकर बीजेपी यह आरोप नेहरू पर लगा रही है, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं है कि नेहरू ने सरकारी पैसे से मस्जिद बनवाने का कोई आदेश दिया हो या कोई ऐसी इच्छा जाहिर की हो। उसमें सिर्फ इतना लिखा है, नेहरू रेज द क्वेश्चन ऑफ बाबरी मस्जिद, यानी नेहरू ने बाबरी का सवाल उठाया। और सवाल उठाने का मतलब ये कैसे हो गया कि वो मस्जिद बनाना चाहते थे? मुद्दा तो, सवाल तो मोदी जी भी रोज कांग्रेस का उठाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि वो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। और जिन मनीबेन पटेल की बात बीजेपी कर रही है वो कांग्रेसी थी, संघी नहीं। उनको पटेल साहब के निधन के बाद 2 बार सांसद नेहरू ने बनाया था, आरएसएस ने नहीं। और जिन सरदार पटेल को बीजेपी आज हड़पना चाहती है वो भी कांग्रेसी थे, संघी नहीं। वो नेहरू के मंत्री थे, मोदी के नहीं। वो नेहरू के आदेश पर काम करते थे, आरएसएस के नहीं।
और जो लोग ये कहते रहते हैं कि पटेल साहब तो नेहरू से ऊपर थे, तो क्या वो लोग ये भी मानेंगे कि अमित शाह मोदी से ऊपर हैं? अमित शाह मोदी को कोई काम करने से रोक सकते हैं, मोदी की मर्जी के खिलाफ जाकर भी शाह कोई फैसला ले सकते हैं? क्या मानेंगे लोग? नहीं मानेंगे। जबकि मोदी तो 543 सीटों में सिर्फ 240 सीटों वाले प्रधानमंत्री हैं, जबकि नेहरू तो इतने लोकप्रिय नेता थे कि पटेल साहब के निधन के बाद भी उस जमाने में हमेशा 360 370 सीटों के साथ पीएम बनते थे, जब टोटल लोकसभा की सीटें ही लगभग 490 होती थी। खैर, अब सवाल खड़ा होता है कि नेहरू के जाने के इतने साल बाद भी बीजेपी आरएसएस उनसे इतना क्यों खौफ खाती है? इसका जवाब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, उन कांग्रेसियों को भी सुनना चाहिए जिन्होंने नेहरू को दीवारों पर तस्वीर बनाकर तो टांग दिया है, लेकिन नेहरू को ना कभी समझा और ना ही कभी उन्हें फॉलो करने की कोशिश की। एक्चुअली एक बार मैं एक पूर्व आईएएस का, रिटायर्ड आईएएस का इंटरव्यू कर रहा था। उस टाइम उन्होंने बताया था कि उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी है, लेट नेहरू रिवाइव। यह 8-9 साल पुरानी बात है। यानी उन्होंने कांग्रेस को फिर से नेहरू के रास्ते पर लेकर जाने की सलाह राहुल गांधी को दी थी। जब भी मैं किसी चुनाव में कांग्रेस को हारते हुए देखता हूं, तो मुझे रह रहकर वो आईएएस की सलाह याद आने लगती है और ये भी समझ में आता है कि उस एक सलाह में कितनी गहराई थी। ये जो लोग रोज विचारधारा की रट लगाए रहते हैं, और खासकर इनमें कांग्रेसी हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बताओ कांग्रेस की मूल विचारधारा क्या है, तो गारंटी की बात है ज्यादातर के मुंह से सेकुलरिज्म के बाद दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। क्योंकि सच्चाई यह है कि खुद को कट्टर सनातनी बोलने वालों को जितना सनातन का ज्ञान है, उतना ही ज्ञान विचारधारा की रट लगाने वालों को कांग्रेस की विचारधारा का है। सच्चाई यह है कि नेहरू के जमाने में जो मूल कांग्रेस थी, उसकी एक ही विचारधारा थी कि कोई विचारधारा नहीं। इसका मतलब यह है कि उनकी कोई ये किताबी परिभाषित नियमों शर्तों में बंधी हुई या लिखी लिखाई विचारधारा नहीं थी। नेहरू ने अपनी एक अलग राह बनाई थी। उनकी यही विचारधारा थी कि सबको साथ लेकर चलो। इसलिए नेहरू ने क्या किया, कट्टर हिंदुत्ववादी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपनी सरकार में शामिल कर लिया। हिंदू धर्म की कई मान्यताओं को कदम कदम पर चुनौती देने वाले अंबेडकर साहब को भी मंत्री बनाया, जबकि ये दोनों कांग्रेसी नहीं थे, कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे। नेहरू ने मुसलमानों के प्रति बार बार सख्त लहजा दिखाने वाले सरदार पटेल को भी कैबिनेट में रखा और मुसलमानों के हकों की आवाज उठाने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद और रफी अहमद किदवई को भी सरकार में रखा। नेहरू इस हद तक सभी विचारों को कांग्रेस के साथ जोड़ रहे थे कि उन्होंने महिलाओं के लिए आज तक के सबसे क्रांतिकारी फैसले हिंदू कोड बिल को भी लागू किया और इस बिल का कड़ा विरोध करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी राष्ट्रपति बनाए रखा। और गहराई से देखोगे तो मनुवाद के समर्थक और मनुवाद के विरोधी, आरक्षण के समर्थक और आरक्षण के विरोधी, हिंदुत्ववादी और मुस्लिम परस्त, आस्तिक और नास्तिक, रूढ़िवादी और विज्ञानवादी, आलोचक और चाटुकार, सबको नेहरू ने अपने साथ रखा। क्योंकि नेहरू को पता था कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में कोई एक बंधी बंधाई विचारधारा लागू हो ही नहीं सकती। ऐसी सोच सिर्फ विभाजन पैदा कर सकती है, जोड़ नहीं सकती। इसलिए नेहरू ने अपनी एक अलग विचारधारा बनाई कि सबको साथ लेकर रखो। इसका फायदा यह हुआ कि उस जमाने में सरकार भी कांग्रेस की थी और एक तरह से विपक्ष भी कांग्रेस के भीतर ही था। किसी भी तरह का विरोध या सवाल कांग्रेस के भीतर से उठता था और उसका जवाब भी अंदर से ही दे दिया जाता था। इसलिए हर एक मत के लोग कांग्रेस से जुड़े रहे। अगड़े पिछड़े दलित सब कांग्रेस के साथ होते थे। इंदिरा गांधी के जमाने तक काफी हद तक कांग्रेस इसी राह पर चली। उसने नेहरू की सोच को अपनी राजनीति में अपनाया रखा। लेकिन फिर दिल्ली दरबारों में हाजिरी मारकर राज्यसभाओं के रास्ते सत्ता का लुत्फ उठाने वाले, लिखी लिखाई विचारधारा फॉलो करने वाले, उनका बखान करने वाले लोग
कांग्रेस में ताकतवर होने लगे। उन्होंने कांग्रेस को वही बंधी बंधाई आइडियोलॉजी में बांधने का काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि एक साइड के लोगों की बात करो तो दूसरी साइड वाले नाराज हो गए, दूसरी साइड वालों की तरफ जाओ तो तीसरी वाले छूट गए, और सबकी बात करो तो ये सो कोल्ड विचारधारावादी मुंह फुलाने लगे। जब बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए तो मुस्लिम नाराज हो गए, जब ट्रिपल तलाक का समर्थन किया तो हिंदू नाराज हो गए, जब जाति जनगणना का विरोध किया तो दलित पिछड़े रूठ गए, और जब समर्थन किया तो स्वर्ण रूठ गए और रूठ कर दूसरी पार्टियों की तरफ चले गए। जबकि नेहरू की कांग्रेस में ये तमाम विरोध, ये तमाम विचार पार्टी के भीतर से ही उठते थे और पार्टी के भीतर ही सरकार में ही इसके ऊपर चर्चा हो जाती थी, जवाब दे दिए जाते थे, क्योंकि नेहरू सभी विचारों के, सभी मतों के प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी और अपनी सरकार में रखते थे। यही तो वजह है कि आज जिन ताकतों ने सिर्फ ये 11-12 साल में ही इतनी पुरानी कांग्रेस को 2-4 राज्यों तक समेट कर रख दिया है, उन ताकतों को नेहरू ने कभी 2-4 सीटों से आगे नहीं बढ़ने दिया था। नेहरू के जाने के बाद बेशक ये लोग उनके बारे में कुछ बोलते रहे, लेकिन नेहरू के रहते हुए उनकी औकात विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं थी। जबकि नेहरू के टाइम तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति के लिए सबसे उपजाऊ माहौल था। देश में मारकाट हुई थी, देश का बंटवारा हुआ था, गरीबी, भूखमरी, जातिवाद, रूढ़िवाद, अनपढ़ता सब आज के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा थी। यानी जात धर्म की राजनीति के लिए सबसे जबरदस्त माहौल। लेकिन नेहरू ने ऐसी राजनीति को पनपने तक नहीं दिया। और एक बात, नेहरू की इस विचारधारा, नेहरू की इस ताकत को बेशक कांग्रेस ना समझती हो, लेकिन इसको बीजेपी और मोदी जी बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए वो नेहरू के आदेश पर काम करने वाले मंत्रियों और नेताओं की पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाते हैं, लेकिन साइड बाय साइड नेहरू को बदनाम करना नहीं भूलते। वो चाहते हैं कि नेहरू को इतना बदनाम कर दिया जाए कि खुद कांग्रेसी भी कभी मुड़कर नेहरू की तरफ ना देखें। लेकिन ये तय कांग्रेस को करना है कि वो मुड़कर नेहरू की तरफ जाएगी या फिर इसी तरह नेहरू के खिलाफ रोज हो रही झूठी बयानबाजियों का खड़े होकर तमाशा देखती रहेगी। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोगों के इस विषय के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर क्या कुछ विचार हैं, नेहरू को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, उनकी विचारधारा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।